मित्रों, आज के आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, ये जुलाई का महीना चल रहा है। आगामी महीना अगस्त आने वाला है और अगस्त महीने का इस भारत देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं आने वाले अगस्त माह में जो ऐतिहासिक घटनाक्रम हमारे राष्ट्र से संबंधित हुआ था उसके बारे में आने वाले अंकों में चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले एक चर्चा मैं आप सबके समक्ष आवश्यक रूप से करना चाहता हूं, क्योंकि अभी कुछ घटनाक्रम जो हो रहा है उसमें कुछ जो रोग होता है, कोई चाहे व्यक्ति के शरीर में हो या राष्ट्र के राष्ट्रीय रोग को उत्पन्न हो, उसके लक्षण कुछ नज़र आने लगते हैं मित्रों। और वह बड़े गंभीर लक्षण हमारे राष्ट्र के परिवेश में कुछ घटनाक्रमों के माध्यम से नज़र आ रहे हैं लंबे समय से। और उन घटनाक्रमों का अब कुछ सिलसिलेवार जो सूत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर तक जो मिल रहे हैं, वह एक गंभीर चेतावनी हम सबको दे रहे हैं। हम सबको उस बारे में जानना ही चाहिए मित्रों। जैसा कि आप सब लोग देख व सुन रहे होंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर एक वर्ग विशेष के द्वारा हिंदू समाज की महिलाओं पुरुषों के साथ प्रत्येक चुनाव के बाद एक भयंकर रूप से उनका प्रताड़ना, उनको प्रताड़ित करना, अमानवीय यातनाएं देना, जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तक इस देश का राष्ट्रीय समाज ये सोचकर इन चीज़ों को नज़रअंदाज करता रहता था कि चुनाव के बाद होने वाली हिंसाएं हैं। और ये हिंसाएं विश्व के विभिन्न देशों में हम सब नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं, नज़र आ रही हैं कि चुनाव के बाद अब जो पश्चिमी राष्ट्र अपने को बहुत लोकतंत्र का प्रहरी बताते हुए अपने पे बड़ा गौरव करते थे, चाहे वो अमेरिका हो, इटली हो, और अभी अभी फ्रांस में जो चुनाव हुए उसके बाद जैसा हिंसा का दौर चला, उसी हिंसा से इसकी तुलना कर रहे थे। लेकिन अब जो घटनाएं होना नजर आई हैं वह केवल शुद्ध धार्मिक आधार पर तालिबानीकरण पश्चिम बंगाल का जिस तेजी से हुआ है और उसका शिकार निरीह हिंदू समाज, वहाँ उसकी महिलाएं, उसकी बेटियां, युवा, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान, ऐसे वर्ग के लोग होने लगे हैं। अगर बस में कोई हिंदू युवा किसी बुर्के वाली नवयुवती से कोई रास्ता पूछ ले या वो समय पूछ ले या कोई और बातचीत हो जाए तो उसको उतार कर कैसे भीड़ की भीड़ सीरिया और अफ़गानिस्तान की तरह क्रूरतापूर्वक उनको दोनों को मारते हुए, और कहीं कोई कानून नाम का भय नहीं है, और इतना मारा कि उसकी हत्या कर दी गई। कहीं कोई किसी के कान पे इस देश के अंदर जू नहीं रेंग रही। इसी प्रकार के घटनाक्रम में एक हिंदू युवक, हिंदू नवयुवती को भी सार्वजनिक रूप से, जिसमें महिलाएं पुरुष सब थे, एक धर्म विशेष के लोग, उन्होंने पीट पीट कर वह भी हत्या की है। ऐसी घटनाएं आए दिन इस देश में बढ़ती जा रही हैं और उसको वो धार्मिक आधार पर अपना एक कानून लागू करने का नाम देकर इनको न्याय की प्रक्रिया द्वारा होना बता रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है मित्रों। देश के आज़ादी के पूर्व सप्ताहों में भी इसी प्रकार की घटनाएं पश्चिम बंगाल से ही शुरू हुई थी, जिनको इतिहास में डायरेक्ट एक्शन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बीभत्स घटनाएं हुई थी।
हिंदू समाज का मनोबल तोड़ने के लिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मनोबल तोड़ने के लिए इस्लामी चरमपंथियों ने पाकिस्तान की अपनी मांग ज़बरदस्ती मनवाने के लिए उस डायरेक्ट एक्शन में हजारों हजार हिंदुओं की हत्याएं क्रूरतापूर्वक की थी, दंगों के हुए थे। और वह दंगे श्रृंखलाबद्ध रूप से पश्चिम बंगाल, नोआखली, ढाका, कलकत्ता में उनके राष्ट्र जो नेतृत्व था उसके इशारे पर किए गए थे। वह पाकिस्तान जो आज है वहाँ के शहरों में भी हुए थे। और वह भीषण दंगों में महिलाओं के साथ, नवयुवतियों के साथ, युवाओं के साथ जैसे घोर अत्याचार हुए, उसी प्रकार का घटनाक्रम हम सब देखें, महसूस करें, सचेत हों, सजग हों कि वह पश्चिम बंगाल में पुनः शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इन घटनाक्रमों के अंदर एक बहुत दुख का विषय और सबको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमारे देश का विपक्षी जो राजनीतिक नेतृत्व है वो इन घटनाओं की ओर से आंखें मूंदे हुए हैं। और कहीं ना कहीं वो इन घटनाओं को, इन हिंदुओं की प्रताड़नाओं को, इनकी हत्याओं को अपना मौन समर्थन देने का काम करता है। मित्रों, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के अलावा व अन्य कुछ हिंदू संगठनों के अलावा इन घटनाओं का कोई विरोध भी नहीं कर रहा। राहुल गांधी जी मणिपुर लगातार जाते रहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में हुई इन हत्याओं, घटनाओं के बारे में उनको निंदा करने में भी समस्या नजर आ रही है। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल कि कैसे क्रूरतापूर्वक कुछ जिहादी तत्वों ने हत्या की थी, वहाँ भी वो नहीं गए थे जबकि उनकी सरकार थी। मणिपुर में जाते हुए जब बीच में से वो निकलते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर से, आखिर उनकी आत्मा क्यों नहीं कछूटती? और इसका मूल कारण कहीं ना कहीं हमारा सनातन हिंदू समाज है जो विभिन्न वर्ग जातियों में बटा हुआ है। वरना किसी राजनेता की, चाहे विपक्षी दल हो, सत्ता पक्ष का दल का नेता हो, वह लोकसभा में खड़े होकर कैसे यहाँ के 80% समाज को हिंसक बताने की हिम्मत कर सकता है? ये समझ में आना चाहिए। लोकतंत्र की लगातार यहाँ तानाशाही बताने का काम करते हैं। विदेशों में भी कहते हैं कि लोकतंत्र नाम की संस्था खत्म हो रही है, लेकिन इसी लोकसभा में एक घोर खालिस्तानी आतंकवादी जेल में रहते हुए आसाम के अमृतपाल सिंह और एक मुस्लिम आतंकवादी जो आतंकी घटनाओं में कश्मीरी अलगाववादी इंजीनियर रशीद, ये दोनों ने सांसद पद की शपथ जो है वह जेल से आकर लोकसभा में ली है। ये है भारत का लोकतंत्र कि यहाँ ऐसे देशद्रोही, देश के विरोधी लोग भी चुनाव जीतकर लोकतांत्रिक आधार पर संसद में पहुंच जाते हैं। इसके बाद भी हमारे विपक्षी दल के नेता विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र पर प्रश्न लगाने का काम करते हैं। मित्रों, ये जो घटनाक्रम विपक्षी दलों का, यही घटनाक्रम देश की आज़ादी के समय भी तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व और ख़ास तौर से जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने इन हिंदू हत्याओं के प्रति उदासीनता अख्तियार करके दी, अपना रुख अख्तियार किया था और मौन साध लिया था और एक तरह से इन हत्याओं के लिए हिंदुओं को ही दोषी ठहराने का काम किया था। और इन हत्याओं का केवल मौन समर्थन उन्होंने अपनी सत्ता प्राप्ति की लिप्सा, जो जल्दी उन्हें सत्ता प्राप्त कैसे हो सके, अंग्रेज जाए उनको सत्ता मिले, इसके लिए उन्होंने किया। और उन हत्याओं को भी धार्मिक आधार पर देखने का काम किया और यहाँ के सनातनी समाज को, हिंदू समाज को इन घटनाओं की प्रतिक्रिया करने से भी रोकने का काम किया। आज हम सब देख रहे हैं उसी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व और उसके जो वंशानुगत जो नेतृत्व
आज मौजूद है वह भी अपने पूर्वजों की भांति इन हिंदू हत्याओं के प्रति जो तालिबानी करण के तहत पूरे पश्चिम बंगाल व देश के विभिन्न जगह हो रही हैं, उनके प्रति उसी प्रकार का खतरनाक ढंग से मौन ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक ढंग से लोकसभा के अंदर पीड़ित समाज को ही हिंसक बताने का दुस्साहस कर रहा है। इसके मूल में कहीं ना कहीं हम सबकी जो जातिवाद मैंने कहा था पूर्व में और वर्गवाद में बटे होने का उन्होंने लाभ उठाने का काम किया है और ये कहने की हिम्मत कर पा रहे हैं। वरना वो किसी जाति विशेष के लिए हिंसक बताते, किसी वर्ग विशेष के लिए हिंसक बताते, तो सारे जातिगत आधार पर संगठन चलाने वाले लोग, चाहे वो परशुराम सभा हो, चाहे राणा प्रताप जी छत्री सभा हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे दलित वर्ग के लोग हों या अन्य कोई मराठा समाज हो, दक्षिण भारतीय हो, इनके बारे में अगर कहीं कह दिया होता तो अब तक देश में हंगामा हो गया होता। लेकिन मित्रों, इन बातों के साथ मैं आपका ध्यान एक घटनाक्रम की ओर और दिलाना चाहता हूँ। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में एक विभाजन की रूपरेखा बनती चली जा रही है और जाने अनजाने ये सब कुछ हम सबके सामने हो रहा है। इतिहास पुनः अपने को दोहराने को ऐसा लगता है आवश्यक हो रहा है। जो वर्ग, जो व्यक्ति, जो समाज, जो देश अपने इतिहास से अच्छी बुरी शिक्षा ग्रहण नहीं करता तो उसके सामने ऐसी विपत्तियां समय समय पर पुनः सर उठाती हैं। मित्रों, जो अभी मणिपुर समस्या का नाम लेकर देश के राजनीतिक दलों ने एक पुनः इस समस्या के बारे में एक सेलेक्टेड दृष्टिकोण देश के सामने रखकर भ्रमित करने का काम पूर्व में भी किया था, पुनः करने की शुरुआत की है। इस समस्या के बारे में मैं अगले अंकों में आपसे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक और चेतावनी आप सबको देना चाहता हूं। ये चेतावनी मैं ही नहीं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो अभी हमारे देश की सरकारी यात्रा पर आई थी वह भी देकर गई हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी राष्ट्र, कुछ राष्ट्र मिलकर ऐसा कुचक्र रच रहे हैं कि वह एक ईसाई राष्ट्र के रूप में बंगाल, भारत और बर्मा के कुछ क्षेत्र को काट कर एक अलग राष्ट्र बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। मित्रों, उसमें बर्मा का चिन प्रांत, राखाइन प्रांत, चिटगांव और मिजोरम, मणिपुर बड़े गंभीर विषय उन्होंने उठाया था। लेकिन इस देश की जनता को, इस देश के नेतृत्व को उनकी इस चेतावनी, उनकी इस जो बात उन्होंने उठाई थी उस पर जितना ध्यान देना चाहिए था कहीं ना कहीं नहीं देने का काम किया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम सब भी, यदि हम केवल नेताओं के ऊपर रहेंगे, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज के बारे में क्या परेशानी आने जा रही है उसकी ओर मनन चिंतन नहीं करेंगे तो इसका सबसे बड़ा खमियाजा हम ही लोगों को भोगना पड़ता है, साधारण जनता को। क्योंकि नेता, नेतृत्व ये तो सब सरकारी सुरक्षा में अपनी कोठियों में रहा करते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं जो सन 1947 में हुई थी और अभी हमने सन 90 में कश्मीर के अंदर होती हुई देखी हैं, ये घटनाएं पुनः दोहराई जाती हैं तो इसमें आम आदमी, गांव, गरीब, किसान, कमज़ोर वर्ग का, मजदूर, युवा, महिला, बच्चों को, वृद्धों को, ऐसे दलित शोषित समाज को सबसे ज़्यादा परेशान करती है और इनका पूरा जीवन ही उजड़ जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हम सब ऐसी घटनाओं पे जरूर जानकारी रखें और जहाँ भी इस तरह का विचार विमर्श रखने की बात हो ये बात रखें, समाज में जागरूकता जरूर फैलाएं इन प्रश्नों के प्रति। तो जो
प्रश्नों पे मैं अभी कह रहा था कि चिन प्रांत और मिजोरम इनको मिलाकर एक ईसाई राष्ट्र, ऐसा नहीं है। इन्होंने इससे पहले तिमोर नाम का राष्ट्र भी एक छोटा सा इन्हीं पश्चिमी देशों ने बनाया था कि इनके अपने स्वार्थ सिद्ध हैं। बर्मा के अंदर जो सैनिक विद्रोह और वहाँ सैनिकों की जो सरकार है उसके खिलाफ वहाँ की जनता, वहाँ के कुछ दल विद्रोह कर रहे हैं। उन्होंने कई प्रांत सैनिक सरकार से छीन लिए। वहाँ सैनिक सरकार का कोई भी अंकुश रह नहीं गया है। और इनमें जो वही क्षेत्र हैं, वही प्रांत हैं जहाँ ईसाई जनमत 70-80% से ज़्यादा है। मिजोरम भी उसी प्रकार का है। ऐसे क्षेत्रों को मिलाकर इन 2-3 देशों से अमेरिका अपना वहाँ एक अड्डा बनाना चाहता है, चीन भी अपना बनाना चाहता है, और इसका मोहरा कहीं ना कहीं हम सब बन रहे हैं। हमारे देश का जो विपक्षी नेतृत्व है वह भी जाने अनजाने इसी षड्यंत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, जैसा कि उन्होंने पूर्व में भी सन 47 में भी किया था। चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सब ने विभाजन को मौन समर्थन दिया था। उनके निजी हित हुआ करते थे। राजनीति बहुत ही क्रूर हुआ करती है, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। और इस राजनीति की क्रूरता का शिकार आम आदमी हुआ करता है। मित्रों, ये जो घटनाक्रम अभी हो रहा है देश के एक कुछ हिस्सों में, इसको हम देखें, समझें और महसूस करें और कल्पना करें कहीं किन्हीं कारणों से यदि बीते लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार इस राष्ट्र के हितों को आगे रखने वाली, इस सनातन हित को आगे रखकर चलने वाली सरकार ना बनी होती तो हम सबकी क्या स्थिति होती, इस देश के विभिन्न प्रांतों में क्या दृश्य उत्पन्न हो रहा होता। इसको अगर देखना समझना है तो हमें पश्चिम बंगाल के इन घटनाक्रमों को लगातार कई चुनाव से आप सब देख रहे हैं। ये राजनीतिक नहीं, शुद्ध धार्मिक आधार पर वहाँ नस्लीय नरसंहार की एक तरह से जो सन 1947 में डायरेक्ट एक्शन के रूप में की गई थी, वही तैयारी है। और इस देश का जो राजनीतिक नेतृत्व अल्पसंख्यक है, चाहे वो कोई दल हो, वह इस पर इस प्रकार की खामोशी अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण रखे हुए है। ये हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। आपकी बात आपके साथ, आपका राकेश मोहन त्यागी।